नासा ने चांद पर मनुष्यों को भेजने के लिए अपोलो मिशन की शुरुआत की। नासा हमेशा ही अपने स्पेस मिशन पर लगातार फोकस करती है, जिसके लिए वह हर साल कई अरबों डॉलर खर्च करके अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक भेजती है, ताकि हम पृथ्वी के बाहर भी चीजों को समझ सके और उन पर और अध्ययन कर सके। आने वाले समय में अगर कोई आपदा पृथ्वी पर आती है तो उसे किस तरह से संभालना है और किस तरह से हमें स्पेस का इस्तेमाल करके हमें उससे अपनी धरती को बचाना है। अपोलो मिशन अमेरिका और नासा का बहुत ही जरूरी मिशन रहा है, जिसमें अपने स्पेस क्राफ्ट्स को धरती से बाहर चांद पर भेजा ताकि वहां पर भी कुछ खोज किया जा सके और स्पेस के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सके। इस क्रम में नासा ने अपने अपोलो 11 और 12 को तो सही सलामत तरीके से स्पेस में पहुंचाकर उतरा, लेकिन अपोलो 13 के दौरान कुछ गलतियों की वजह से उसमें विस्फोट हो गया और 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर भी सवाल उठे। यह घटना है 13 अप्रैल 1970 की, जब अपोलो 13 चांद पर पहुंचने वाला था, लेकिन इस दुर्घटना के कारण उस मिशन को वहीं पर टर्मिनेट कर दिया गया था। चलिए आज जानते हैं कि अपोलो मिशन क्या है और इसमें भेजे गए 3 एस्ट्रोनॉट का क्या हुआ। अपोलो 13 क्यों एक मिस्ट्री बना हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपोलो 11 के लॉन्च के दौरान अमेरिका में अपोलो मिशन का बहुत ही ज्यादा चर्चा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी पहली बार चांद पर जाकर सुरक्षित वापस आए थे। 2 सफल परीक्षण के बाद अमेरिका में लोग सवाल उठाने लगे, क्योंकि इन मिशंस के बाद लोगों के लिए मून लैंडिंग बहुत ही आम बात होने लगी और इन मिशंस पर होने वाले खर्चे को लेकर लोगों को लगने लगा था कि इन मिशंस के लिए सरकार इतना पैसा आखिर खर्च क्यों कर रही है। लेकिन इस अपोलो 13 मिशन के दौरान भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें कमांडर थे जिम लोवेल, और वे बहुत ही ज्यादा अनुभवी नासा के साइंटिस्ट थे और उनके साथ 2 और साइंटिस्ट फ्रेड हैसे और केन मत्तिंगली भी थे। लेकिन स्पेस मिशन के कुछ दिन पहले ही केन मत्तिंगली जर्मन मैसेल्स नाम के एक वायरल बीमारी के शिकार हो गए, जिसके बाद जैक स्वैगर नाम के एक साइंटिस्ट को उनकी जगह पर भेजा गया था। खैर, इन सब बातों के बावजूद 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को स्पेस के लिए लॉन्च किया गया। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए इन अपोलो स्पेस क्राफ्ट की मदद से लगभग 4 से 5 दिन लगता है, लेकिन लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद ही अपोलो 13 अपना आधा रास्ता कवर कर चुका था, जिसके बाद इन्होंने पृथ्वी पर भेजने के लिए 55 मिनट का एक ब्रॉडकास्ट शूट किया ताकि वे इसे पृथ्वी पर भेज सके। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस एयरक्राफ्ट में एक बद्धा धमाका हुआ। जब यह दुर्घटना घटी तब अपोलो 13 पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, जब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज धमाका होता है और यह मिशन बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस मिशन। आज तक सभी के मन में आते रहे हैं अपोलो 13 से जुड़े इस मिशन के बारे में कि कैसे विश्व के सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से इतनी छोटी चूक हुई कि अपोलो 13 में आग लग गई, और आखिर कैसे उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से सही सलामत वापस निकाला गया था। इस घटना के दौरान उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करते हुए वापस पृथ्वी पर आना पड़ा था और कैसे काफी कम समय में अपनी सूझबूझ के साथ उस स्पेस क्राफ्ट को कम एनर्जी में वापस धरती की तरफ मोड़ना पड़ा था। इस धमाके को समझने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट के बनावट को समझना होगा। किसी भी स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं, जो लूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, और इन तीनों हिस्सों के मिलने से बनती है स्पेस क्राफ्ट। लूनर मॉड्यूल मकद्दी की तरह दिखने वाला नीचे का हिस्सा होता है, जो स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने और वापस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट से धरती के ऑर्बिट में भेजने का काम होता है, और उसको लैंड होने के बाद वही चांद पर 6 DDH दिया जाता है। कमांड मॉड्यूल स्पेस क्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने यात्रा का सबसे अधिक समय बिताते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर यात्री अपना सारा काम करते हैं और वापस धरती पर आते समय भी केवल यही हिस्सा धरती पर नीचे आता है,
जिसको समुद्र में गिराकर अंतरिक्ष यात्रियों को रेस्क्यू किया जाता है। इस हिस्से के आगे के साइड में लगी होती है वायुमंडल के घर्षण से होने वाली गर्मी से बचने के लिए हीट शील्ड, जो अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर वापस आने के समय उनका बचाव करता है। जो इस क्राफ्ट का तीसरा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं सर्विस मॉड्यूल, जो सारे जरूरी चीजों का ध्यान रखता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टैंक्स जो काम आते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, बिजली, पानी और हवा बनाने के लिए, और इस तरह से ये मॉड्यूल बन जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के जरूरत का ध्यान रखने वाला, जो इस क्राफ्ट का तीसरा हिस्सा होता है। जरूरी चीजों का ध्यान रखता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टैंक्स जो काम आते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, बिजली, पानी और हवा बनाने के लिए, और इस तरह से ये मॉड्यूल बन जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के जरूरत का ध्यान रखने वाला मॉड्यूल। चलिए अब जानते हैं कि असल में क्या हुआ उस रात को। अब हम आते हैं 55 घंटे बाद की कहानी पर, जब अपोलो यात्रियों ने 55 मिनट का ब्रॉडकास्ट खत्म कर लिया और अब सब आराम करने के लिए जाने वाले रहते हैं। लेकिन उससे पहले वहां की जरूरी रूटीन टास्क को खत्म करने के बाद, जिसमें कुछ जरूरी स्विच ऑन या ऑफ करने होते हैं, और ये बताया जाता है यहाँ धरती पर मिशन कंट्रोल सेंटर हॉस्टन में बैठे साइंटिस्टों के द्वारा। मिशन कंट्रोल सेंटर यहाँ यात्रियों को एक कमांड देता है, क्रायोस्टर, जिसका मतलब था कि आप उन पंखों को चालू कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा होकर जमने न दे। लेकिन ये क्या, आज इस बटन के दबते ही एक जोर का धमाका हुआ और किसी को भी यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे है। और देखते ही देखते वहां मीटर पर दिख रही सभी सुइयां इधर उधर होने लगती हैं और सब कुछ अनकंट्रोल हो जाता है। हॉस्टन में बैठे नासा के लोगों के पास बस एक मैसेज आता है कि हमें मदद की जरूरत है, और बस यहाँ हॉस्टन में बैठे लोगों के होश उड़ी डीडीएच जाते हैं, क्योंकि वहाँ का डाटा कुछ अलग ही बयान कर रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा डरावना डाटा था ऑक्सीजन टैंक के खाली होने का, और जो दूसरा टैंक था वो भी काफी तेजी से खाली होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब जिम लोवेल ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें बाहर कोई गैस लीक होते दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ही उन्होंने हॉस्टन को इन्फॉर्म किया कि हमारे स्पेस क्राफ्ट के बाहर कोई गैस लीक हो रही है। फिर यह कंफर्म हुआ कि वह कोई और गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस ही थी, जो ब्लास्ट के बाद शायद अपने टैंक से लीक कर रही थी। बाद में हुए रिसर्च के बाद ये पता चला कि स्विच दबाने के बाद ही एक स्पार्क हुआ, जिसके वजह से वहां मौजूद ऑक्सीजन के वजह से आग लग गई और एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे टैंक में एक छेद हो गया, जिससे ऑक्सीजन गैस लीक हो रही थी और जिम लोवेल को बाहर दिख रही थी। अब जब कोई रास्ता और काम भर की ऑक्सीजन और बिजली नहीं बची थी, तब नासा की टीम ने सोचा कि अब लूनर फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टोरी को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को चांद पर बिना लैंड कराए धरती की तरफ वापस मोड़ लेना चाहिए, और इसके लिए चांद के ऑर्बिट का इस्तेमाल करके ही काम बन सकता था, क्योंकि इंजन चालू करने के लिए उस स्पेसक्राफ्ट में एनर्जी नहीं बची थी और कुछ एनर्जी बचाना भी था अभी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए। अब जो सबसे जरूरी काम बचा था वो था गाइडेंस सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर को कमांड मॉड्यूल में लाना था, क्योंकि 3 लोगों के होने के वजह से वहां का अकेला फिल्टर काम नहीं कर पा रहा था, और गाइडेंस सिस्टम तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, क्योंकि गाइडेंस सिस्टम स्पेस का मैप होता है जो स्पेस क्राफ्ट को उस जगह पर जाने के लिए दिशा देता है। इन दोनों चीजों के ट्रांसफर होने के बाद थोड़ा एनर्जी बचाना था, ताकि री एंट्री के दौरान उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके धरती के अंदर प्रवेश करने में। अब सबसे बड़ी परेशानी थी बिना सर्विस मॉड्यूल के धरती के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल को एक खास तरह के एंगल पर रखना होता है, नहीं तो अपोलो स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर बाउंस बैक भी कर सकता है।
किसी तरह हॉस्टन में बैठे साइंटिस्ट जॉर्ज डीएच घटाना करने के बाद उनको मैन्युअली एंगल सही करने के लिए कहते हैं और रेफरेंस में सूरज और धरती को लिया गया था। लेकिन तब तक स्पेसक्राफ्ट का नीचे से संपर्क टूट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पैराशूट के साथ सबको आसमान में कुछ नजर आता है और सब खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस जगह से उस अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू किया जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत निकल लिया जाता है। इतने उतार चढ़ाव और परेशानियों के बीच भी इस मिशन में स्पेस में गायब हुए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लिया गया। इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें जितने भी 28 वॉट के पार्ट्स थे उन्हें 65 वॉट में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद एक पार्ट को बदलना रह गया था, जिसकी वजह से जो पार्ट 28 वॉट झेलने के लिए बना था उस पार्ट को 65 वॉट मिल रहा था और वो गर्म होने के बाद पिघल गया था। और जैसे ही क्रायोस्टर का बटन दबा, वैसे ही एक स्पार्क हुआ जो ऑक्सीजन के संपर्क में आया और क्राफ्ट में ब्लास्ट हुआ। जब धरती के नजदीक आने पर इन दोनों मॉडल को स्पेस में छोड़ा गया, तब इनकी फोटो ली गई, जिसमें सर्विस मॉड्यूल का एक साइड पूरी तरह से ब्लास्ट में खत्म हो चुका था। इस तरह के मिशन में, वो भी स्पेस में ही, अगर स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हो जाता है तो लोग उसका बचना लगभग असंभव समझते हैं। वो भी तब जब आप धरती से 3,20,000 किलोमीटर दूर जा चुके हों। इस मिशन के शुरू होने के पहले ही इसमें कुछ गलतियां हुई थीं, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ था। लेकिन अब नासा अपने इस्तेमाल की जाने वाली सभी स्पेसक्राफ्ट्स का सही तरीके से जांच करती है और स्पेस में भेजने से पहले कई तरह की टेस्टिंग करती है। लेकिन यह हादसा विश्व में पहली बार था और यह बहुत ही बड़े कहानी के रूप में उभर कर आई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताएं।